Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In this video, I will discuss the multiple choice questions of IR spectroscopy, and this is the third video of module 2. So let's start with the basic concept of IR spectroscopy. तो बेसिकली जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं और ये टेक्निक पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन पर बेस्ड होती है। जब भी हम किसी सैम्पल कंपाउंड के ऊपर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं तो उस रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एनर्जी चेंजेस डेवलप होते हैं। तो अगर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंसीडर करें तो बेसिकली यहाँ पर वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं एंड दिस टेक्निक इज़ यूटिलाइज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स इन द कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए हमारे कंपाउंड में एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, या हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, या हमारे कंपाउंड में एसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या कोई हैलोजन प्रेजेंट है। तो अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, क्योंकि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर फंक्शनल ग्रुप हमें पता चल जाए तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि हम किस तरीके से कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज की बात करें तो ये 2.5 माइक्रोन से लेके 15 माइक्रोन के बीच की रेंज को फॉलोअप करता है, बट इसी रेंज को इफ़ वी आर कंसीडरिंग इन सेंटीमीटर इनवर्स तो ये रीजन 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज में होता है। लेकिन इस रेंज को भी हम दो अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड सेकेंड वन इज़ फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन में अगर एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है तो उन सबके लिए हमें एक सिमिलर टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है, जिसकी रेंज हमारे पास है 4000 से लेकर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर दो डिफरेंट कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ हैं तो वो डिफरेंट कंपाउंड भी फिंगरप्रिंट रीजन में अलग अलग एब्जॉर्प्शन बैंड देते हैं, जिसकी रेंज हमारे 1300 से लेकर 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज को फॉलो करता है। अगर इस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी चेंजेस होते हैं, जिसमें से कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इन्हें हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। वाइब्रेशंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जिसमें केवल और केवल बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। सेकेंड वन इज़ बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती। ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हम AB2 टाइप मॉलिक्यूल कह लें या XY2 टाइप मॉलिक्यूल कह लें, उनके लिए कंसिडर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेंट्रल एटम A हुआ, इसके साथ जुड़े हुए दो डिफरेंट एटम्स B हुए, या सेंट्रल एटम X हुआ, इसके साथ जुड़े हुए दो डिफरेंट एटम्स Y हुए। तो उन्हीं को हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है और इसे हम दो कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब है कि दोनों एटम्स के लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो या तो एक साथ इंक्रीज होती है या फिर एक साथ डिक्रीज होती है, यानी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ईदर अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों इंक्रीज हो जाएंगे या फिर डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर यही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक एक ऑल्टरनेट एटम में है कि एक एटम के साथ बने हुए बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो रही है, वहीं इसके रिस्पेक्टिव दूसरे एटम की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन अगर हम बेंडिंग की बात करें तो इसे हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिसरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। जो सिसरिंग है उसमें मूवमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी अगर एक एटम हमारा लेफ्ट साइड मूव करेगा तो दूसरा एटम हमारा राइट साइड मूव करेगा, या फिर इसका ऑपोजिट मूवमेंट हो सकता है, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में, यानी दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे फिर दूर जाएंगे। जो रॉकिंग मूवमेंट होता है उसमें सेम साइड में मूवमेंट होता है, इधर राइट और लेफ्ट, या तो दोनों एक साथ राइट साइड में मूव करेंगे या फिर दोनों एक साथ लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। बट कंसीडरिंग वैगिंग, इसमें प्लेन के रेस्पेक्ट में मूवमेंट अप एंड डाउन डायरेक्शन में होता है, तो अप डायरेक्शन को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डाउन डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बट वैगिंग में या तो दोनों पॉजिटिव साइन होंगे या फिर दोनों एक साथ नेगेटिव साइन होंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट ट्विस्टिंग में वन विल मूव अपवर्ड, वन विल मूव डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली। एक एटम फिर माइनस चार्ज, दूसरा एटम फिर प्लस चार्ज। तो ये हमारे कुछ
मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं जिनको हमने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग फॉर्म में डिवाइड किया है। आगे देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या सिलेक्शन रूल यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन रूल होता है किसी भी टेक्निक के लिए जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल एक्टिव होगा आईआर स्पेक्ट्रम में और इनएक्टिव होगा। तो जो कंडीशन है दैट इज़ मॉलिक्यूल शुड पजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट। अगर मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है तो हमारा मॉलिक्यूल आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस नहीं होंगे। तो मॉलिक्यूल के अंदर या तो परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, या फिर अगर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है तो देयर शुड बी अ चेंज इन डायपोल मोमेंट ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हों यानी आईआर स्पेक्ट्रम में प्लेस किया जाए तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट में अगर कुछ चेंजेस डेवलप होते हैं तो दैन दैट मॉलिक्यूल विल बी कंसिडर्ड एज आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए वी हैव HCl, H2O, HF, PCl3, ये सभी हमारे आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं बिकॉज दे आर हैविंग डायपोल मोमेंट्स। लेकिन H2, N2, O2, PCl5, SF6, CH4 ये सभी हमारे आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं बिकॉज द डायपोल मोमेंट इज ज़ीरो। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं CO2 मॉलिक्यूल का। तो CO2 मॉलिक्यूल के हम दो डिफरेंट केस यहाँ पर लेकर चलते हैं। पहला केस हमारे पास होता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यानी अगर हमारे CO2 मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेचिंग है वो सिमेट्रिक है, दोनों की बॉन्ड लेंथ एक साथ इंक्रीज हो रही है या फिर एक साथ डिक्रीज हो रही है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है जिसमें एक की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और दूसरे की बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। दिस इज कंसिडर्ड एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो फॉर दिस एसिमेट्रिक हमारा जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल, एंड फॉर दिस सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हमारा जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो CO2 के केस में ये डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास होती हैं जिसके बेसिस पर हम इसको एक्टिव इनएक्टिव की फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड विद आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम और क्या कहते हैं? तो इज इट रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और नन ऑफ दीज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिकॉज अगर हम रोटेशनल कंसिडर करें तो जो प्योर रोटेशनल है वो हमारी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलाउज अस टू डिटरमिन। हम क्या फाइंड आउट करते हैं? First we have number of carbon, then kinds of functional groups, then molecular formula of a compound, then carbon hydrogen framework of a compound. तो primarily जी हमारा जो identification होता है that is of the functional groups। ये functional groups identify करने के बाद कुछ और certain information required होती हैं जिसके बाद फिर हम compound के molecular formula को identify कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट रेंज ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम। तो अगर हम माइक्रोन की रेंज की बात करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज 2.5 to 15 माइक्रोन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन आईआर व्हाट इज़ द रेंज ऑफ आईआर इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक रेंज हमारे पास माइक्रोन्स की फॉर्म में थी, अगर हम इसका कन्वर्जन सेंटीमीटर इनवर्स में करते हैं तो वी विल गेट 4000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next is question number 5. Which area of the IR spectrum is called functional group region? और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है फिंगरप्रिंट रीजन। तो हमारे पास जो टोटल रेंज होती है वो होती है 4000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसमें से अगर हम फंक्शनल ग्रुप रीजन की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप रीजन हमारा कहलाता है 4000 से लेकर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स का, और फिंगरप्रिंट रीजन हमारा कहलाता है 1300 से लेकर 667 सेंटीमीटर इनवर्स का। तो फॉर फंक्शनल ग्रुप रीजन वी विल गो विद ऑप्शन डी 4000 to 1300, एंड फॉर फिंगरप्रिंट रीजन वी विल गो विद अगेन ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन 6 दैट इज 1300 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज आईआर स्पेक्ट्रा डिटेक्ट्स। क्या फाइंड आउट करते हैं हम आईआर स्पेक्ट्रा से? फंक्शनल ग्रुप, अनसेचुरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नेचर ऑफ न्यूक्लियाई। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑन सैम्पल। इसका मतलब है कि जब सैम्पल के ऊपर हम आईआर रीजन की रेंज को डालते हैं तो क्या इफेक्ट या क्या चेंजेस होते हैं।
तो द ऑप्शंस आर कॉजिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, कॉजिंग आयनाइजेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कॉजिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस और कॉजिंग इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस। सो ना तो ट्रांजिशंस होते हैं, ना ही न्यूक्लियर रिएक्शन, ना ही आयनाइजेशन, लेकिन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस प्रोसीड होते हैं जिनको हम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस की फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया था। तो हम ना तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं, ना मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ना एक्सरे डिफ्रेक्शन। वी आर यूजिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो हमने पढ़े थे UV विजिबल में, मैग्नेटिक नहीं होता, ऑप्टिकल नहीं होता, देयर इज वाइब्रेशनल चेंजेस। जो एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल है UV IR रेंज को एब्जॉर्ब करने के बाद में, उसकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज आउट ऑफ दीज विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो हमने 4 तरीके के बेंडिंग वाइब्रेशंस स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग, जिनमें से 3 नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन, ये हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का पार्ट होता है। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन का पार्ट नहीं है, तो इट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट वी हैव इन वैगिंग, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम इज। जो वैगिंग टाइप ऑफ वाइब्रेशन है उसको हमने 3rd नंबर पर स्टडी किया था, जिसमें हमारे दोनों एटम्स एक साथ या तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। बोथ एटम्स स्वाइप अप एंड बिलो द प्लेन, तो दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। वन एटम मूव्स राइट एंड अदर मूव्स लेफ्ट, ये गलत है। वन एटम मूव्स ईदर लेफ्ट और राइट, बोथ एटम्स मूव ईदर लेफ्ट और राइट, या तो दोनों राइट या फिर दोनों लेफ्ट। देन वन एटम मूव्स अप द प्लेन एंड अदर मूव्स डाउन द प्लेन। तो इन चारों में से ऑप्शन 1 हमारा वैगिंग वाइब्रेशन कहलाता है। वन एटम मूव्स राइट एंड अदर मूव्स लेफ्ट, ये हमारा सिजरिंग कहलाता है। अगर दोनों एटम्स इधर राइट और लेफ्ट मूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं रॉकिंग। एंड लास्ट वन इज नोन एज ट्विस्टिंग। तो हमसे जो फर्स्ट ऑप्शन पूछा है वैगिंग वाइब्रेशन का, तो वी विल गो विद ऑप्शन ए, जहां दोनों एटम स्वाइप करते हैं या तो अप या फिर बिलो द प्लेन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है, नॉट द एप्लीकेशन। तो ऑप्शन ए इज एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ कंपाउंड, ये हम IR से करते हैं। डिटेक्टिंग प्योरिटी ऑफ अ सैंपल, दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ IR। Detecting nature of hydrogen bond, it is also an application of IR. But finding out the degree of unsaturation, इसके लिए हमने यूज़ किया था UV visible technique को. So it is not the application of IR spectroscopy. So option D is the correct option. Question number 14 is what kind of solutions are used in detection of IR spectrum? तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, वहीं इसके ऑपोजिट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम हमेशा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम IR के रेस्पेक्ट में भी रिकॉल करेंगे और रमन के रेस्पेक्ट में भी इसको हम ध्यान रखेंगे कि अगर यही हमसे रमन के लिए पूछा जाता तो रमन के लिए हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, ए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज। ऑप्शंस आर इन विच बॉन्ड एंगल चेंजेस, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, गलत है क्योंकि ये हमारा बेंडिंग वाइब्रेशन होता है जिसमें एंगल चेंज होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इन विच बॉन्ड लेंथ चेंजेस, बॉन्ड एंगल्स रिमेन सेम, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वी हैव इन विच बोथ एंगल एंड लेंथ कैन चेंज, ऐसा नहीं होता ना स्ट्रेचिंग में ना बेंडिंग में। दूसरा हमारा ना तो बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है ना बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमें पहले 2 ऑप्शंस में से चूज़ करना है। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं उसमें हमेशा बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, एंगल चेंज नहीं होता। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है और बॉन्ड एंगल सेम है। नेक्स्ट इज द वाइब्रेशन इन विच बॉन्ड एंगल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो
क्वेश्चन नंबर 15 का जस्ट ऑपोजिट कंडीशन हो गई, तो इसके लिए हम चूज़ करेंगे बेंडिंग वाइब्रेशंस को, जिसमें बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं, बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर। IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम सिलेक्शन रूल के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नहीं। एज पर द सिलेक्शन रूल मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट होना कंपलसरी है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज IR एक्टिव मॉलिक्यूल, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next is what is the necessary condition for a molecule to be IR active? तो this is again based on selection rule. तो selection rule की एक condition हमने question number 17 में discuss की, that there should be permanent dipole moment, और second condition हमारे पास है there should be a change in dipole moment during vibration. तो हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों कंडीशंस आर करेक्ट. पोलराइजेबिलिटी इज नॉट द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर IR active molecules, so we will go with option D, which includes both A and B. Next is question number 19. Which of the following compound will not show IR bend in spectrum? तो हमें IR inactive molecules को find out करना है. तो IR एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए परमानेंट डायपोल मोमेंट होना कंपलसरी है. तो जितने भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर IR बैंड शो नहीं होते. तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस हमारा ऑप्शन ए जो है ये सिमेट्रिक है, ऑप्शन बी सिमेट्रिक नहीं है, सी भी हमारा सिमेट्रिक है, CH2 CH3 दोनों तरफ, और ऑप्शन डी हमारा सिमेट्रिक नहीं है. तो ऑप्शन ए और सी जो हैं ये हमारे इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता करना है इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी जो IR बैंड शो नहीं करेंगे. सो ऑप्शन ए एंड सी विल बी IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी IR एक्टिव. तो IR एक्टिव के लिए देयर शुड बी परमानेंट डायपोल मोमेंट. तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 ऑप्शंस ना तो CH4 में होता है, ना ही PCl5, ना ही SF6 में, केवल NO2 मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो IR बैंड इन स्पेक्ट्रम. तो अगेन हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चूज करना है जिसके अंदर डायपोल मोमेंट ना हो. तो ऑप्शंस आर HCl में डायपोल मोमेंट होता है, H2O में भी होता है और PCl5 में भी होता है. ऑल दीज 3 विल बी एक्टिव. सो द ओनली रिमेनिंग मॉलिक्यूल दैट इज O2. जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल्स IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट. सो ऑप्शन डी दैट इज ऑक्सीजन विल नॉट शो IR बैंड इन स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर CO2 मॉलिक्यूल. तो CO2 मॉलिक्यूल की 2 डिफरेंट कंडीशंस हमने स्टडी की थी एग्जाम्पल की फॉर्म में. फर्स्ट वी हैव CO2 इज इनएक्टिव इन IR ड्यूरिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. अगर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है तो हमारा CO2 मॉलिक्यूल IR है. सिमेट्रिक का मतलब है कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें एक साथ दोनों की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगी. तो हालांकि हमने पीछे एग्जाम्पल में यही स्टेटमेंट करेक्ट फॉर्म में देखा था, बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस ऑल्सो. CO2 इज इनएक्टिव इन IR ड्यूरिंग एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कुछ इस तरीके की होती है, बट इस कंडीशन में हमारा मॉलिक्यूल जो है दैट इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल. तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. देन CO2 इज इनएक्टिव इन IR ड्यूरिंग बेंडिंग वाइब्रेशंस. बेंडिंग वाइब्रेशंस में IR हमारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देन CO2 इज इनएक्टिव इन IR इन ऑल कंडीशंस. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो केवल ऑप्शन ए हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज CO2 इज इनएक्टिव इन IR ड्यूरिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. Next is question number 23. Predict the isomeric structures of A and B having the molecular formula C3H6O. C3H6O हमें दे रखा है और 2 अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेंज हमें दे रखी हैं. एक रेंज है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स और एक रेंज है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स. हमें इनके रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने हैं.
तो अगर हम C3H6O की बात करें और इसके रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है अल्कोहल का, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है कीटोन का और तीसरा स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है एल्डिहाइड का। तो अगर इन तीनों में हम CO बॉन्ड को या जो हमें एब्जॉर्प्शन रेंज दी है उन एब्जॉर्प्शन रेंज को अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर निकल के आते हैं उसमें से अल्कोहल के लिए नियर अबाउट 1650 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज फॉलो की जाती है। जितने भी हमारे कीटोन्स होते हैं उनके लिए हम नियर अबाउट 1710 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज फॉलो करते हैं और जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके लिए जनरली हम 1740 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स इन दो रेंज को फॉलो अप कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए 1650 के लिए हम अल्कोहल को चूज़ करते हैं और ऑप्शन बी 1710 के लिए वी विल गो विद कीटोन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O shows a strong IR band at 1690 centimeter inverse. Which of the following structure is the likely one of the compound? तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से जो 1690 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज है ये हमारा शो करेगा स्ट्रक्चर नंबर 1 विच इज़ कंसिडर्ड एज एराइल कीटोन। नेक्स्ट वी हैव प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जितना प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ही हमारे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। सो कंसिडरिंग दिस कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे जो कंपाउंड हमारा एब्जॉर्ब होगा इन तीनों में से दैट विल बी HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे जैसे हमारे कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज होते चले जाएंगे प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो रेस्पेक्टिवली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो ऑप्शन ए HCHO विल शो the maximum absorption at higher frequency. Next we have a statement that is absorption of frequency increases with increasing bond strength, यानी जिसकी bond strength ज़्यादा होगी उसके लिए frequency ज़्यादा होगी, वो higher frequency में absorb होगा। तो इस statement को consider करके हमारे पास दो questions हैं, that is which of the following will absorb at lower frequency। कम फ्रीक्वेंसी में कौन सा इनमें से एब्जॉर्ब होगा। यहाँ हमारे पास है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वी हैव बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। तो इनमें सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की है तो दैट विल एब्जॉर्ब एट लोअर फ्रीक्वेंसी। सो वी विल गो विद ऑप्शन ए। बट सिमिलरली जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछी है हायर फ्रीक्वेंसी। तो इस हायर फ्रीक्वेंसी में अगर हम फिर से इन सबको बॉन्ड स्ट्रेंथ के अरेंजमेंट की फॉर्म में कंसीडर करें तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है, उससे ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की और उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की। तो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए हायर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा OH। Next is hydrogen bonding in IR spectrum results in shifting of absorption band towards। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से हमेशा जो एब्जॉर्प्शन बैंड की शिफ्टिंग है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर सैंपल की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर पर इफेक्ट पड़ता है, इंट्रामॉलिक्यूलर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एन एब्जॉर्प्शन बैंड एट 1600 सेंटीमीटर इनवर्स इंडिकेट दैट अ कंपाउंड कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो लगभग 1600 सेंटीमीटर इनवर्स की जो रेंज है ये हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंडिकेट करती है। ऐसे ही वेयर इज एन IR स्पेक्ट्रम यू विल फाइंड एन एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हमारे एल्डिहाइड्स में हो सकता है, कीटोन्स में हो सकता है, एसिड्स में हो सकता है। तो अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो नियर अबाउट 1650 सेंटीमीटर इनवर्स और 1780 सेंटीमीटर इनवर्स तक के बीच की रेंज हमारी CO डबल बॉन्ड की रिप्रेजेंट
होती है। नेक्स्ट वी हैव वेयर इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वुड यू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO ग्रुप ऑफ सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी ये डिस्कशन किया था कि लगभग 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास की जो रेंज होती है वो हमारे C डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट करती है। वो एल्डिहाइड ग्रुप का भी हो सकता है और वो कीटोन ग्रुप का भी हो सकता है। सो ऑप्शन C will be the correct option for this question. So these are some questions which are related to IR spectroscopy. I hope आप सबको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।